हेलो क्लास 12, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वेव में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 14, जिसमें हम डिस्कस करेंगे गाउस थ्योरम या फिर गाउस की प्रमेय। तो देखिए गाउस प्रमेय क्या है। गाउस प्रमेय बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन होती है उसी के बारे में ही है। ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को ही बताती है, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से बताती है। तो हम पहले एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसके बाद इसका डिस्कशन करते हैं। तो गाउस थ्योरम ये कहती है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक एक शब्द को आप ध्यान से देखें। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है हम पहले पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको ये दोबारा नहीं लिखना है, मैं बस आपको याद करवाने के लिए ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। आपको तो सिर्फ क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही लिखना है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, यानी कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कहाँ से पास हो रहा है। गाउस की जो थ्योरम है इसमें आपको एक 3D ऑब्जेक्ट लेना है, यानी कि एक क्लोज्ड सरफेस लेना है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया कि जो क्लोज्ड सरफेस होता है वो एक ऐसा सरफेस होता है जो वॉल्यूम एनक्लोज्ड कर सकता है, और कोई भी सरफेस जो वॉल्यूम एनक्लोज कर सकता है वो एक 3D ऑब्जेक्ट ही होगा। फॉर एग्जांपल एक स्फीयर वॉल्यूम क्लोज कर सकता है, उसका वॉल्यूम होता है, इसलिए वो एक 3D ऑब्जेक्ट है। एक क्यूब, एक क्यूबॉइड, एक कॉन भी आपके वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को एनक्लोज करता है, तो एक 3D ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा हम बात करें तो एक सिलेंडर भी क्या है, एक आपका एक 3D ऑब्जेक्ट है जो कि वॉल्यूम को एनक्लोज्ड कर सकता है। तो ये इस प्रकार की जो 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं सरफेसेस की गाउस बात करता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें वॉल्यूम एनक्लोज हो सकता है, उनके अंदर यदि आप कोई चार्ज रख देते हैं तो उस चार्ज के कारण जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ से निकलेगा या जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहाँ से जो निकलेगी तो उसकी संख्या कितनी होगी। तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है गाउस ने। तो वो कैसे होगा कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, देखो मैंने यहाँ पे इंटेंशनली मेंशन कर दिया कि क्लोज्ड सरफेस ही लेना है, ओपन सरफेस यहाँ पे नहीं लेना है। यानी हमें एक 3D बॉडी की बात करनी है जिसके अंदर वॉल्यूम आ सकता है। तो थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, देखो इक्वल किसके होता है, रेशियो ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड इन इट टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो गाउस की जो डेफिनेशन है गाउस थ्योरम की वो क्या है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड इन इट टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। दैट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि जो फाई नेट है किसी भी क्लोज सरफेस से, फाई नेट किसी भी कौन से सरफेस से, क्लोज सरफेस से, वो कितना है, टोटल चार्ज enclosed on that closed surface upon permittivity of space या फिर permittivity of vacuum। हम जानते हैं कि भाई permittivity of vacuum को ही क्या कहते हैं हम, एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट क्या है, permittivity of vacuum है। तो बड़ी सिंपल सी परिभाषा है कि रेशियो ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन अ क्लोज सरफेस टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज नोन एज टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट क्लोज सरफेस। तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम ये हो गया। इसकी वैल्यू भी आप जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। तो इस तरीके से आप इसको नोट डाउन करें। फाइनाइट, इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक फाइनाइट का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम देखा क्लोज सरफेस के लिए, क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और ds वेक्टर को अब यहाँ पे आप दूसरी तरीके से क्या लिख सकते हैं, समीशन, ये मेरे से बार बार फाइल लिखनी आ रहा है, क्यू है ये, समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे इस गाउस थ्योरम को समझने के लिए कि भाई क्या होगा। तो देखते हैं हम एक एग्जाम्पल इसका कि गाउस की प्रमेय के लिए एक एग्जाम्पल अपन यहाँ ले लेते हैं। चलो लेते हैं। जैसे बेटा हमने यहाँ पर एक कोई क्लोज सरफेस बना लिया और इस क्लोज सरफेस के अंदर मैंने 4 चार्जेस रख रखे हैं, एक तो Q1, एक Q2, एक Q3 और एक Q4। Q1 की जो वैल्यू है
वो कितनी है, 1 माइक्रो कूलाम है। Q2 की वैल्यू -2 माइक्रो कूलाम है। Q3 की वैल्यू +2 माइक्रो कूलाम है। और इसकी वैल्यू Q4 है, इसकी वैल्यू कितनी है वापस 1 माइक्रो कूलाम। यानी हमारे पास इस पूरे सरफेस के अंदर 4 चार्जेस जिसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, नेचर भी उनका डिफरेंट डिफरेंट है। एक माइनस में है, एक प्लस में है, 3 प्लस में है और एक माइनस में है। हमें बोल रहा है कि इस 3D ऑब्जेक्ट से, इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स निकल सकता है, तो वो बताइए। तो इस क्लोज सरफेस में यदि अपन को चार्ज बता रखा है तो हमारे पास इस फ्लक्स निकालने का एक फॉर्मूला तो ये है कि भाई हम क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें E वेक्टर डॉट ds का। बट यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन नहीं है, साथ ही हमें कोई एरिया एलिमेंट भी नहीं दे रखा है। हमें तो क्या दे रखा है, टोटल चार्ज अपॉन प्रिमिटिव। तो देखो यहाँ से जो Q1 Q2 Q3 Q4 है, इन चारों को यदि हम जोड़ लें तो हमारे पास सिग्मा क्यू आ जाएगा। और सिग्मा क्यू की वैल्यू में अपन किसका डिवाइड करा दें, एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हमें ध्यान है 8.85 × 10⁻⁻12। तो ये जैसे ही हम यहाँ रखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 नेट। तो हम करते हैं इसको। तो देखो ये फॉर्मूला तो यहाँ काम नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये फॉर्मूला इसका नहीं, इसी का ही है, लेकिन इसका यूज कहीं और होता है। इसका यूज डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट टाइप से फ्लक्स निकलेगा। तो अभी हम फिलहाल इसी की बात करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा क्यू को कि Q1 + Q2 + Q3 + Q4, चारों चार्जेस को जोड़ दिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q1 कितना है, 1 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो को क्या लिख सकता हूँ, 10⁻⁻6। बच्चों आप ध्यान रखिए कि माइक्रो जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, -6 होती है, 10⁻⁻6 होती है। इसी तरीके से मिली जो होता है उसकी वैल्यू 10⁻³ होती है, नैनो 10⁻⁻9 होता है। ये आपको प्रीफिक्स जो होता है ये आपको ध्यान होना चाहिए, तब आप बहुत आसानी से न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो Q2 की वैल्यू देखो माइनस में है, तो मैं यहाँ माइनस लगाऊंगा, -2 माइक्रो। तो -2 माइक्रो कितना होता है, 10⁻⁻6। अच्छा, Q3 कितना है, 2 × 10⁻⁻6 माइक्रो प्लस Q4 कितना है, 1 × 10⁻⁻6। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। नीचे इसकी वैल्यू खोल दी 8.82 × 10⁻12। और यूनिट तो है ही, देखो कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ से अपन चेक करते हैं, और इधर ऊपर क्या आ रही है यूनिट, सबके अंदर क्या आ रहा है, कूलाम है ना भाई। ये भी कूलाम, ये भी कूलाम, ये भी कूलाम, ये भी कूलाम। तो कूलाम से एक कूलाम तो कट गया, यूनिट ऊपर चली जाएगी। तो हम पहले लिख देते हैं न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। और देखो यही यूनिट होती है किसकी, फ्लक्स की। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। तो देखो आ चुका है। अब इसको सोल्व ही करना है। देखो यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, -1 -1 -10⁻⁻6 पावर बाहर निकल गया, बाहर निकाल दो। यहाँ कितना बचा, 1 -2 +2 +1। आप चाहे तो और सिंपल कर सकते हैं इसको, यहीं पे देखने में पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। तो अपने पास क्या बचा, 1 और 1 2। यार यहाँ दिख रहा है ना रे, 2 से 2 कट गया, 1 + 1 कितना होता है 2। और नीचे कितना लिखा हुआ है 8.82 × 10⁻⁻12। तो अब हमारे पास देखो -6 से ये -12 गया, कितना बचा -6, और ये 1 + 1 2 बचा। तो हमारे पास आ गया 2 × कुछ नहीं है ऊपर, नीचे ही है 8.82 × 10⁻⁻6। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। आगे सोल्व करें इसको। तो देखो आगे सोल्व करते हैं, आपको आंसर वैसे खुद ही निकाल सकते हो इतना तो, चलो नहीं आता तो अपन देख लेते हैं कि 5 नेट कैसे निकलेगा। 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा 10⁻+6। ये 2 यहीं लिखा हुआ था, इस 2 को यहीं रहने दो। और नीचे क्या है 8.8। अब मेरी बात सुनो, 2 में तो डिवाइड करेंगे, 8.2 का तो जाएगा नहीं, तो इधर से उधार ले लें 110। तो 110 उधार ले लिया, तो यहाँ कितनी पावर बची 5। अब 20 में 8.82 का डिवाइड कर सकते हैं। 8.82 कितना है, लगभग 9 ही है, तो 9 मान लें। यदि इस पूरी चीज़ को कितना मान लें, 9। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, बच्चे कितने 2, पॉइंट लगा दिया, 2 के पीछे पॉइंट लगाया हुआ, मतलब 0 20 हो गया, वापस 2 बार गया, 9 2 जा 18, फिर 2 बार गया। यानी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 2.22 × 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। और ये लगभग आंसर है, अप्रोक्सीमेट है ना भैया। मैंने 8.82 को क्या बना दिया 9, तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। तो आपके पास में 5 नेट कितना आ गया, 2.2 × 10⁻5। यानी इतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस क्लोज सरफेस से निकली होगी। ये यहाँ पे हमारे सामने आंसर। तो हम समझ सकते हैं इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन क्या है
कि आपको कोई भी सरफेस दे देगा, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चार्ज देगा, आपको उनको ऐड कराना है, कोई माइनस का तो माइनस करना है, प्लस का तो प्लस करना है, और नीचे भाग लगाना है किसका, एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.82 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन × मीटर स्क्वायर। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उसी तरीके से आपको याद हो जानी चाहिए, तब जाके आप इस चीज़ को फास्ट कर पाएंगे और आपके जो फिजिक्स के अंदर जो कमांड आप लाना चाह रहे हैं वो आपको आएगी या मिलेगी। तो इस तरीके से करना है। अब हम कुछ बात करेंगे गाउस थ्योरम की प्रॉपर्टीज़। जो गाउस का लॉ है वो किस किन प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ गाउस लॉ या गाउस थ्योरम। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है देखते जाओ। तो बेटा देखो आपके नोट्स में मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिख रखी है 3 प्रॉपर्टीज इसकी, यहाँ पे हम वापस डिस्कस कर लेते हैं उनको। कि भाई पहली चीज़ तो ये है कि गाउस जो थ्योरम है वो किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती। ओनली डिपेंड किस पे करती है कि उस ऑब्जेक्ट या उस शेप के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि द गाउस थ्योरम, मैं यहाँ पे GT लिख दूँ, GT डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ क्लोज्ड सरफेस, शेप एंड साइज ऑफ क्लोज्ड सरफेस। और ये जो क्लोज्ड सरफेस है इसको मैं गॉसियन सरफेस कह दूँ। एक ऐसा सरफेस जिसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है तो वो सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा वो अपन को इस गॉस का फॉर्मूला लगाने पे मिल जाए तो वही क्लोज सरफेस आपका क्या कहलाएगा, उस समय गॉसियन सरफेस भी कहलाएगा। ऐसा हम गॉस के सम्मान में कह रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि GT यानी गाउस थ्योरम डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ क्लोज्ड सरफेस और गॉसियन सरफेस। इसका मतलब एग्जांपल यहाँ लेते हैं हम। जैसे मैंने बेटा क्या किया, एक स्फीयर लिया, एक स्फीयर इतना सा लिया और इसके अंदर यहाँ पे चार्ज रखा है Q, और एक बड़ा स्फीयर लिया, चार्ज उतना का उतना ही है Q। एक मैंने क्यूब ले लिया है यहाँ पे जैसे इस तरीके से, इसके अंदर भी चार्ज कितना बड़ा है Q ही है। और मैंने एक सिलेंडर ले लिया, इसके अंदर भी चार्ज कितना है Q। मैंने बोला कि इस स्फीयर से एक सेकेंड थोड़ा सा माइकल गया, इस स्फीयर से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो हम बता सकते हैं फाइनाइट बराबर कितना निकलेगा, टोटल चार्ज कितना है स्मॉल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। किसी ने बोला कि स्फीयर बड़ा कर दिया गया, इसकी रेडियस मान लो स्मॉल r थी, इसकी रेडियस कब कितनी है कैपिटल R है, अब कितना निकलेगा। तो आपने बोला कि कोई मतलब नहीं है, उतना का उतना ही निकलेगा, क्योंकि चार्ज तो वो का वही, दोनों के अंदर चार्ज कितना, इसके अंदर भी Q इसके अंदर भी Q, तो फ्लक्स भी उतना का उतना। आपने बोला कि चलो स्फीयर छोड़ दो, चलो इन दोनों में साइज पे डिपेंड नहीं किया, भाई छोटा था या बड़ा था उससे कोई मतलब नहीं है, फ्लक्स तो उतना का उतना ही निकला, लेकिन शेप ही बदल दें। अरे भाई स्फीयर से सीधे क्या ले जाए, क्यूब पे ले जाते हैं। तो यहाँ पूछा तो यहाँ पे भी बात तो आएगी उसी चीज पे कि भाई किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज कितना है। तो हम यहाँ एक लाइन और लिख सकते हैं कि इट डिपेंड्स ओनली द चार्ज enclosed in it, it depends only the charge enclosed in it। यानी इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है उसी पे डिपेंड करता है, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है 3D ऑब्जेक्ट के। तो फाइनाइट वापस कितना आना है बच्चे, क्यूबॉइड एप्सिलॉन ही आना। सिलेंडर ले लो आप, क्यूबॉइड ले लो, कुछ भी ले लो ना 3D ऑब्जेक्ट, चार्ज यदि Q है तो फ्लक्स कितना निकलेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही निकलेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी कि किसी भी जो क्लोज्ड सरफेस है उसके शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है कौन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओनली डिपेंड किस पे करता है कि उस ऑब्जेक्ट में, उस शेप में कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। तो ये बड़ा ही सिंपल आपके सामने फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी की हम बात करें तो देखो ये ऐसी है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का कैसा हो रहा है। सेकंड ये है कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि गॉस थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो does not depend on distribution of charge, the value of electric flux does not depend on distribution of charge in closed surface,
क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ओनली किस पर डिपेंड करता है, चार्ज की टोटल वैल्यू किस, बट इट डिपेंड्स ओनली ऑन द टोटल चार्ज enclosed in it, टोटल चार्ज enclosed in it। साथ ही एक चीज और नोट डाल के लिखा जाए कि द चार्ज प्लेस्ड आउटसाइड द क्लोज सरफेस, अब इसका मतलब क्या है, हिंदी में समझना चाहो तो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि किसी बॉडी के अंदर कितना चार्ज किधर किधर बटा हुआ है। मान लिया कि सेंटर पे कोई भी चार्ज नहीं पड़ा है, इधर साइड में फैला हुआ है, तो किधर फैला है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, किस पर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर चार्ज टोटल कितना है, यानी सिग्मा क्यू कितना उस पर डिपेंड करता है। साथ ही मैं बोल रहा हूँ कि कोई चार्ज को आपने क्या कर रखा है, प्लेस कर रखा है आउटसाइड द क्लोज सरफेस, मतलब सरफेस के बाहर रख रखा है चार्ज को। तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज उस सरफेस से जितना फ्लक्स निकल रहा है उसकी वैल्यू में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि द चार्ज प्लेस आउटसाइड द क्लोज सरफेस डू नॉट, सॉरी सिंगुलर ही है, तो डज नॉट contribute in the value of flux passing through it, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो उस सरफेस से निकलेगा उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू में ये जो चार्ज बाहर पड़ा था ये कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता है पासिंग थ्रू इट। तो इसको समझे डायग्राम बना के, तो डायग्राम बना लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इधर एक क्लोज सरफेस बना लिया जैसे इस तरीके। तो मैंने बोला कि इसमें Q1 चार्ज यहाँ पड़ा है, Q2 यहाँ पड़ा है, Q3 यहाँ पड़ा है और Q4 यहाँ रखा हुआ है। हो सकता है प्लस माइनस कैसे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। Q1 Q2 Q3 Q4 टोटल चार्ज कितने हैं, 4 ही हैं। तो यहाँ पर फ्लक्स किस पर डिपेंड करेगा, इन चारों की वैल्यू पे। अब मैं कह दूँ कि नहीं Q2 तो इधर रखा हुआ था और Q3 यहाँ था, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ेगा भाई। तो क्या कह रहा है, टोटल चार्ज जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे। मतलब चार्ज कैसे बटा हुआ है, क्या मतलब है, चार्ज की वैल्यू कितनी है उससे मतलब है हमें। तो टोटल फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज की वैल्यू पे, ना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन द क्लोज सरफेस। अब मैं कहूँ कि एक चार्ज मैंने बाहर रख दिया यहाँ पे, इस सरफेस के बाहर पड़ा है Q5, तो मुझे बताओ यहाँ पे फाइनाइट कितना होगा। तो फाइनाइट का फॉर्मूला जब मैं लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा तो ये सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्यू में जोड़ने लगा तो मैंने ऐसे किया इसको Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अब आपका मन करा कि इसको ही ले लो, इसको क्यों छोड़ रहे हो, अरे इसको लेना है, क्यों है इसको, ये इसके बाहर पड़ा है, यही Q5 यदि अंदर होता तो मैं ले लेता, ये तो बाहर है ना भाई, घर घर के वालों को ही लेना है, बाहर वाले को नहीं लेना है। इसलिए आपको फाइनाइट की वैल्यू में सिर्फ इन 4 को ही कंट्रीब्यूट कराना है, इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन फ्लक्स में नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपके ये सेकंड प्रॉपर्टी क्लियर हुई। थर्ड प्रॉपर्टी जो है इसकी वो बड़ी आसान है और उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो वो देखते हैं अपन। इसको मैं मिटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो मैंने बोला कि जैसे कोई क्लोज सरफेस है, इसके अंदर मैंने एक डाइपोल रख दिया -Q और +Q सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ये एक डाइपोल है। तो मैंने बोला इस डाइपोल के कारण कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो बंदे ने बोला 0। कितना निकल रहा है, 0 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो पूछा क्यों, डाइपोल से 0 क्यों, तो बोला कि डाइपोल के अंदर तो एक माइनस चार्ज है और एक प्लस चार्ज है, टोटल चार्ज कितना -Q + Q कितना हो गया 0। हमको तो फॉर्मूले से मतलब है, डाइपोल हो या कोई भी हो, हमारे को क्या करना है, डाइपोल है तो लाओ चार्ज लाओ, -Q + Q एप्सिलॉन नॉट, -Q + Q क्या हो गया 0/0 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि किसी क्लोज सरफेस में एक डाइपोल रखा हुआ था, जिस डाइपोल का चार्ज इतने कूलम था, दोनों चार्ज इतने डिस्टेंस से सेपरेटेड थे, तो बताओ कि कितना फ्लक्स होगा। मतलब फालतू की चीजें दे रखी है, उसमें चार्ज की वैल्यू दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है और पूछ रहा फ्लक्स। तो हमको सीधा याद रखना है कि डाइपोल होगा तो 100% कितना फ्लक्स निकलेगा 0। कितना फ्लक्स निकलेगा 0। यही कारण है कि जब किसी मैग्नेटिक किसी क्लोज सरफेस में कोई मैग्नेट रख देते हैं तो किसी मैग्नेट से निकलने वाला फ्लक्स भी क्या होता है, हमेशा 0 होता है। आगे पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 4 में, जब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म,
तब मैग्नेट एक बाहर मैग्नेट के कारण भी जितना मैग्नेटिक फ्लक्स निकल सकता है वो भी क्या होता है, जीरो ही होता है। तो आगे देखें, क्योंकि मैग्नेट खुद एक डाइपोल है, मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, एक होता है साउथ पोल और एक होता है नॉर्थ पोल। इसका मतलब एक बाहर मैग्नेट एक डाइपोल की तरह बिहेव करती है, और डाइपोल के कारण फ्लक्स हमेशा ही कितना होता है, जीरो होता है, भले ही वो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, चले भले ही वो बाहर मैग्नेट के द्वारा बना हुआ मैग्नेटिक डाइपोल हो। तो हमेशा ही याद रखना है कि डाइपोल के कारण फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपके। अब आपका दिमाग ये कह रहा होगा कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो मैं आपको फिर समझा दूं। माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू का मतलब है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर कैसे आ रही है, सरफेस में, इनकी डायरेक्शन कैसी होगी, हाँ बच्चों। तो हम देख रहे थे यहाँ पे कि भाई माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज के कारण टोटल फ्लक्स जीरो है, क्यों है वो समझना था। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किधर होगी, इनवर्ड। हम जानते हैं ना भाई, नेगेटिव चार्ज जो होता है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ आती है, इनवर्ड डायरेक्शन में होती है, यानी सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर आ रही है। सिमिलरली हम प्लस चार्ज के लिए देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या क्या होगी, मतलब डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ होगी। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई देखो चार्ज तो सेम ही है, यानी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये अंदर लाएगा उतनी की उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये क्या करेगा, वापस बाहर निकालेगा। तो इस पूरे क्लोज सरफेस में आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या और जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या कैसी है, इक्वल है। इस कारण से यहाँ पे फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। क्योंकि हम कैसे कहेंगे, फ्लक्स की परिभाषा कैसे बताएंगे भाई कि किसी सरफेस में से कितनी फ्लक्स, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। तो अब इसमें जितनी निकल रही है उतनी आ भी रही है, तो आ रही है और जा रही है, दोनों बराबर है, तो हम कहेंगे ना भाई फ्लक्स कितना है, जीरो, यानी कुछ भी नहीं निकला भाई। जितनी आई उतनी की उतनी निकल गई, तो हमारे पास क्या बचा, कुछ नहीं, तो हम फ्लक्स क्या बोलेंगे, जीरो। मैथमेटिकली हम उसको इस तरीके से बता देते हैं कि भाई जितना चार्ज है टोटल चार्ज जीरो। बट आप फिजिकली ऐसे समझे ना कि भाई माइनस क्यू चार्ज है तो जितनी आएगी उतनी की उतनी वापस निकल जाएगी, तो फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसी टाइप का एक क्वेश्चन करवाया था, जिसमें मैंने एक क्यूब लिया था और क्यूब के लिए मैंने बोला था कि भाई इस क्यूब से कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो इसके बीच में मैंने यहाँ चार्ज रखा था। तो देखो कुछ लाइन्स यहाँ से निकली थी, कुछ लाइन यहाँ से निकली थी, यही था। ऊपर वालों से तो जीरो ही था, 90 डिग्री एंगल बन रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर रखी थी हमने, और इसका एरिया वेक्टर अलग अलग वेक्टर देखे थे। इसके लिए एरिया वेक्टर इधर आ गया था, इसके लिए एरिया वेक्टर इसकी डायरेक्शन में आ गया था। तो इस वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर था, एरिया वेक्टर इधर था, तो थीटा 180 था। तो हमारे पास जो फ्लक्स आया था φ1 माइनस ई था, आपको याद हो तो। साथ ही इस वाले के लिए फ्लक्स सही आ गया था, एकदम प्लस में ई है, और ऊपर सबके लिए जीरो हो गया था, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बन रहा था। तो टोटल फ्लक्स फिर भी कितना था, माइनस ये प्लस ये जीरो। क्यों, क्योंकि इधर से जितनी एंटर हो रही थी उधर से इतनी बाहर निकल रही थी। तो एंटर होने वाली और बाहर जाने वाली की संख्या बराबर थी, यहाँ पे भी थी। आने वाली और जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या कैसी है, इक्वल है, इसलिए टोटल फ्लक्स इससे कितना निकलेगा, जीरो। तो इस तरीके से बट इसी को मैं प्लस कर दूं, प्लस कर देंगे तो अब सारी की सारी बाहर निकल रही है, तो अब जीरो नहीं होगा, अब कितना हो जाएगा, प्लस प्लस, तो 2q हो जाएगा। अब आपके चार्ज की वैल्यू रखो और इसकी वैल्यू रखो, आपके निकल जाएगा कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस से निकल रही है। तो बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है गॉस थ्योरम का। तो अब ये हमने देखा, इसके बाद हम बात करेंगे गॉस थ्योरम का प्रूफ क्या होता है। प्रूफ ऑफ कोई नहीं पूछता वैसे ये, लेकिन और ये मैं करा भी चुका हूँ लास्ट लेक्चर में आपको, लेकिन दोबारा कर लेते हैं एक बार समझने के लिए कि भाई कैसे करेंगे, हमको पूछ भी ले। तो प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम में हम क्या करते हैं, एक स्पेरिकल शेल मान के चलते हैं, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस मान के चलते हैं, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। तो हम यह कंसिडर कर लेते हैं कि एक स्पेरिकल क्या है, ये गॉसियन सरफेस है, इसको मैंने लेट कर लिया, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस है, और ये स्पेरिकल गॉसियन सरफेस का सेंटर ओ ये रहा, और इस पर एक चार्ज पड़ा हुआ है यहाँ पे कितना, स्मॉल, ठीक है, हमने लेट कर लिया। और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर निकल रही है, हर पॉसिबल डायरेक्शन से बाहर निकल रही है, क्योंकि ये चार्ज कैसा है, प्लस है, हर तरफ निकल रही है, हर जगह से निकलेगी, तो हर तरफ निकल रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हर तरफ है। तो हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं कि भाई ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो इधर है। तो ये पूरा का पूरा सरफेस फिर हमें मानना पड़ेगा कि किससे बन के बना हुआ है, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट से। तो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट हम ले लेंगे ds, जिसकी डायरेक्शन भी किधर होगी, ds वेक्टर इधर की तरफ भी होगी, थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और रेडियस मान लेते हैं कितनी कितनी है, r इस स्पेरिकल शेल की रेडियस है। तो हम बात करेंगे भाई एक छोटे से एलिमेंट से फ्लक्स कितना निकलेगा, तो द फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एलिमेंट, द फ्लक्स पासिंग थ्रू
बाकी आप देखो इसको यहाँ पे लिखना चाहोगे, कंसिडर ए स्फेरिकल गाउसियन सरफेस ऑफ कैपिटल रेडियस आर। माना कि एक स्फेरिकल गाउसियन सरफेस है, एक गोलीय गाउसियन सरफेस है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी रेडियस कितनी है, आर है, कैपिटल आर है, जिसके केंद्र पर एक क्यू आवेश रखा हुआ है, जिसकी सेंटर पे एक स्मॉल क्यू चार्ज आपने प्लेस कर रखा है। इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड जा रही है। हमने माना कि कोई पॉइंट P है जिसपे एक स्मॉल एलिमेंट ds है, जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ निकल रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ds एलिमेंट की डायरेक्शन की तरफ ही है, इसलिए इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा बराबर 0 डिग्री। ये सब मान के आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है लेकिन लिखने की। आपके डायग्राम में सब दिख रहा है कि ये सब काम हो रहा है, तो अपन डायरेक्ट बात कर रहे हैं यहाँ कि द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ स्मॉल एलिमेंट ds, स्मॉल एरिया एलिमेंट ds, तो हम यहाँ कह सकते हैं फाई कितना निकल रहा है, स्मॉल एलिमेंट है तो बहुत ही कम निकलेगा, तो डी फाई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds वेक्टर। तो हम कह सकते हैं ना eds कोस 0, थीटा की जगह कितना आ जाएगा 0 डिग्री, तो कुल मिला के ये कितना आ गया eds। खोल दो इसको, eds कोस थीटा 0 तो eds कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, याद रखें आप कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, नहीं तो आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब बोले कि भाई उत्ते से इतना निकल रहा है तो पूरे से कितना निकलेगा, तो टोटल फ्लक्स, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड स्फेरिकल गाउसियन सरफेस, अब स्पेलिंग भी याद कर लें बच्चों, गाउसियन को कैसे लिखते हैं, सारी चीजें क्योंकि लिखना तो पड़ेगा आपको। तो देखो आप टोटल फ्लक्स यानी फाई नेट, टोटल फ्लक्स यानी फाई नेट, और ये इंटीग्रेशन कर दो आप। अब देखो क्लोज्ड सरफेस है, देखो तो मेरा हाथ इंटीग्रेशन लगते ही क्लोज हो गया, क्यों, क्योंकि क्लोज सरफेस है मुझे पता है, और यहाँ पर भी वापस क्या हो गया इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन, और EDS ये पहले ही हमने सोल्व कर रखा है, 0 डिग्री रख ही रखा था। देखो यहाँ से E बाहर निकल जाएगा, और ये कितना होता है ये हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। इसका टोटल एरिया ऐसे DS को जोड़ जोड़ के हमको क्या मिलने वाला है, टोटल इस स्फेरिकल शेल का, इस स्फीयर का हमें क्या मिलने वाला है, एरिया मिलने वाला है। तो हम लिख सकते हैं ds बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो आपके पास में क्या आ गया E इंटू 4 पाई R स्क्वायर, और इधर क्या है हमारे पास फाई नेट, कोई दिक्कत नहीं। और देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो कोई भी पॉइंट चार्ज, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पॉइंट चार्ज के कारण, ये हम बहुत पहले निकाला था हमने, जो आता है KQ/R स्क्वायर, R यहाँ पे कैपिटल R है, तो ये क्या आ जाएगा, यानी इस पॉइंट P पे यानी कैपिटल R डिस्टेंस पे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो KQ/R स्क्वायर ही तो होगा, हमने ऐसे ही तो निकाला था इसको। तो KQ/R स्क्वायर यहाँ पुट कर सकते हैं। KQ/R स्क्वायर इससे पहले कि आप रखें यहाँ, इसको बदल दे किसमें 4πε0 Q/R स्क्वायर, क्योंकि K को क्या लिख सकते हो आप 1/4πε0, ये आपको याद रखना है चीजें। तो यहाँ लिख दो 1/4πε0 इंटू Q/R स्क्वायर इंटू 4 पाई R स्क्वायर। तो देखो R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो हमारे पास में फाई नेट का फॉर्मूला क्या आ गया Q/ε0। तो Q क्या है, टोटल चार्ज है उसके अंदर। तो मैं इस पूरे के पूरे फॉर्मूले को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि भाई फाई नेट बराबर कितना है, सिग्मा Q/ε0 है, क्योंकि अभी फिलहाल तो हमने यहाँ Q ही चार्ज रखा है, हो सकता है ज्यादा चार्ज रख दें Q1 Q2 Q3 की फॉर्म में, तो फिर उस समय ये फॉर्मूला किस फॉर्म में बन जाएगा, सिग्मा Q/ε0 हैंस टू प्रूफ। तो ये आपके सामने गाउस का फॉर्मूला आ गया, तो हमने इसको गाउस थ्योरम को क्या कर दिया यहाँ पे प्रूफ कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। अब हम पढ़ेंगे गाउस की एप्लीकेशन। CBSE के अंदर 3 गाउस, वैसे नॉर्मली 3 गाउस की एप्लीकेशन है। पहली है लीनियर चार्ज, सेकंड है प्लेन शीट, और थर्ड है स्फेरिकल शेल। बट स्फेरिकल शेल को इस साल कोरोना के कारण हटा दिया गया है, तो हमें 2 ही एप्लीकेशन पढ़नी है, एक तो लीनियर चार्ज और एक प्लेन शीट। तो लीनियर चार्ज लास्ट ईयर ही एग्जाम में आया है, लास्ट ईयर ही लीनियर चार्ज एग्जाम में आ चुका है। तो अब हम जो बहुत ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ेंगे वो है प्लेन शीट। नेक्स्ट लेक्चर में दोनों ही पढ़ेंगे, साथ ही प्लेन शीट को बहुत अच्छे तरीके से उसके न्यूमेरिकल के साथ करेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़ें और अपने कॉन्सेप्ट बनाएं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।